हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज के वीडियो में हम माई लास्ट डचेस के सेकंड पार्ट के एक्सप्लेनेशन को समझने जा रहे हैं। पोएम के फर्स्ट पार्ट की वीडियो में हमने पोएम के हिस्टोरिकल बेस, पोएम के इंट्रोडक्शन और लाइन 1 to 24 तक के एक्सप्लेनेशन को समझा था। जिन्होंने भी इसके फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी गई है और साथ ही क्लास 11 सेमेस्टर 2 इंग्लिश की प्लेलिस्ट की भी लिंक दी गई है। आप इसे देखकर समझ सकते हैं क्योंकि सेकंड पार्ट आपको तभी समझ में आएगा जब आपने फर्स्ट पार्ट देखा है। और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने व्यूज़ कमेंट कीजिएगा और साथ ही साथ इन्हें अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। तो अब चलते हैं पोएम के सेकंड पार्ट की ओर, जिसमें हम लाइन 25 से लेकर पूरी पोएम को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर इट वॉज ऑल वन। आगे ड्यूक उस मैसेंजर को कहता है कि सर श्रीमान, उसके लिए मीन्स मेरी वाइफ के लिए सब कुछ एक जैसा था। मीन्स वो हर एक चीज़ को एक समान रूप से ही पसंद करती थी। माई फेवर एट हर ब्रेस्ट, यहाँ पे फेवर वर्ड दो चीज़ों के लिए रिफर करता है। पहला, ड्यूक के द्वारा डचेस को दी जाने वाली कोई कीमती गिफ्ट या ज्वेलरी जो कि डचेस ने पहन रखी है, और दूसरा ड्यूक का अपनी वाइफ के प्रति अटेंशन। तो यहाँ कहने का मतलब है कि ड्यूक के द्वारा कोई भी कीमती गिफ्ट डचेस को दिया जाता था या फिर वो उसे प्रेम भरी नजरों से देखता था, तो इन सब से उसे उतनी ही खुशी मिलती थी जितनी कि द ड्रॉपिंग ऑफ द डे लाइट इन द वेस्ट, जितनी खुशी उसे शाम के समय वेस्ट डायरेक्शन में सूरज जब डूबता था तो उस नज़ारे को देखने पे जितनी खुशी मिलती थी, उतनी ही खुशी उसे ड्यूक के द्वारा दिए गए गिफ्ट को प्राप्त करने से मिलती थी। द बोज ऑफ चेरीज सम ऑफिशियस फूल ब्रोक इन द ऑर्चर्ड फॉर हर, या फिर कोई ऑफिशियस फूल यानी कोई बेवकूफ़ आदमी उसके लिए बगीचे से चेरीज तोड़ कर ले आता था। ऑर्चर्ड मीन्स बगीचा, बगीचे से बाग से कोई चेरीज का एक बंच तोड़ के ले आता था, एक डाल तोड़ के ले आता था चेरी की, और उसे गिफ्ट देता था, तो उससे भी वो उतनी ही खुश होती थी। द वाइट म्यूल मीन्स सफ़ेद खच्चर, शी रोड विद राउंड द टेरेस, या फिर वो सफ़ेद खच्चर पर सवार होकर टेरेस पे इधर उधर घूम रही होती थी, तो उससे भी वो खुश हो जाती थी। मीन्स छोटी छोटी चीज़ों में ही वो खुश हो जाती थी। ऑल एंड ईच वुड ड्रॉ फ्रॉम हर अलाइक द अप्रूविंग स्पीच, अलाइक मीन्स एक जैसा, अप्रूविंग स्पीच मीन्स समर्थन देने वाली बातें, और हर एक व्यक्ति को जो कोई भी उसके लिए छोटा से छोटा गिफ्ट लाता था या बड़ा से बड़ा कीमती गिफ्ट लाता था, सबके लिए वो एक जैसी अप्रूविंग स्पीच देती थी, सबको एक ही तरह की बातें बोलती थी। और ब्लश एटलीस्ट, या तो फिर थोड़ा बहुत शर्मा जाती थी, कम से कम वो शर्मा जाती थी, या तो अप्रूविंग स्पीच देती थी जैसे कि थैंक यू, हाउ नाइस ऑफ यू, इस तरह से बोलती थी, या तो फिर वो कम से कम थोड़ा शर्मा जाती थी, मीन्स रिस्पॉन्स जरूर देती थी। शी थैंक्ड मैन, लोगों को वो थैंक यू बोलती थी, जो भी उसके लिए गिफ्ट्स लेकर आते थे उन्हें वो थैंक यू बोलती थी। गुड, अच्छी बात है। ड्यूक कहता है कि बहुत अच्छी बात है, थैंक यू बोलना चाहिए। बट थैंक सम हाउ, लेकिन वो जिस तरह से थैंक यू बोलती थी ना, वो कुछ ऐसा था, वो जो तरीका था, वो जो अंदाज था, वो कुछ ऐसा था। आई नो नॉट हाउ, न जाने कैसा था, मुझे तो समझ में नहीं आता था। जिस तरीके से वो थैंक यू बोलती थी दूसरे लोगों को, वो तरीका मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता था, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। इफ शी रैंक्ड माई गिफ्ट ऑफ अ 900 years old नेम विद एनीबडीज गिफ्ट, और वो जो थैंक यू बोलती थी लोगों को, वो मुझे ऐसा लगता था जैसे कि वो मेरे गिफ्ट को, कौन सा गिफ्ट, 900 साल पुराना नाम जो कि उसने, ड्यूक ने अपनी डचेस को दिया। ड्यूक ने डचेस से शादी की, उसे अपने खानदान का नाम दिया, और उसका खानदान 900 साल पुराना था। 900 सालों से उसके खानदान में सब ड्यूक थे, वो खानदानी ड्यूक था। तो ड्यूक ने उस डचेस से शादी करके उसे अपना 900 साल पुराना नाम दिया, और ये उसके लिए बहुत बड़ा गिफ्ट था, उसे इसकी कद्र करनी चाहिए थी। लेकिन वो जो थी, वो उस गिफ्ट को दूसरे लोगों के द्वारा दिए गए साधारण गिफ्ट से कंपेयर करती थी, जो कि ड्यूक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। ड्यूक चाहता था कि उसकी वाइफ सिर्फ और सिर्फ उसे इम्पोर्टेंस दे, उसकी ओर ध्यान दे, और साधारण लोगों की ओर ध्यान बिल्कुल भी ना दे। लेकिन उसकी डचेस ऐसा नहीं करती थी, हर एक व्यक्ति को, हर एक साधारण व्यक्ति को भी उतना ही इम्पोर्टेंस देती थी, क्योंकि वो बहुत ही काइंड हार्टेड थी। लेकिन ये सारी बातें ड्यूक को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी।
who had stooped to blame this sort of trifling. Trifling means तुच्छ चीजें, घटिया बातें. आगे ड्यूक कहता है कि कौन उसके सामने झुकता. उसकी जो ये घटिया हरकत थी उसे समझाने के लिए कौन उसे उसके सामने झुककर उसे बताता कि वो जो कर रही है वो सही नहीं है. Even had you skill in speech which I have not. आगे ड्यूक फेरारा उस मैसेंजर को कहता है कि शायद तुम्हारे अंदर वो स्किल होगी, स्किल इन स्पीच, वो बोलने की कला होगी, विच आई हैव नॉट, जो कि मेरे अंदर नहीं है. कौन सी बोलने की कला? अपनी पत्नी को समझाने की कला. अगर तुम्हारी पत्नी भी ऐसी हरकत करती तो तुम शायद उसे समझा सकते थे. टू मेक योर विल क्वाइट क्लियर टू सच एन वन. अपनी इच्छा को बता सकते थे कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है, तुम्हारी क्या इच्छा है, उसे क्लियरली उसे समझा सकते थे. लेकिन मेरे अंदर तुम्हारे जैसी क्वालिटी नहीं है. मैं अपनी वाइफ को अच्छे से इस बात को नहीं समझा सकता कि जस्ट दिस और दैट इन यू डिसगस्ट मी, कि ये जो तुम इस तरह की हरकतें कर रही हो, ये हरकतें मुझे अच्छी नहीं लगती हैं, ये हरकतें मुझे डिसगस्ट करती हैं, यानी मुझे बुरी लगती हैं. हेयर यू मिस और देयर एक्सीड द मार्क. और या तो तुम जो भी कर रही हो वो एक्सीड द मार्क, यानी अपने हद से बाहर कर रही हो. मीन्स तुम्हारी जो ये हरकतें हैं वो लिमिट को क्रॉस कर रही हैं. ये सब अच्छा नहीं है, ऐसा मत करो. एंड इफ शी लेट हरसेल्फ बी लेसन सो. और जो कहता है कि जब मैं उसे ये बात समझाता तो वो समझ जाती और मेरी बात मान भी लेती और खुद को सुधार भी लेती. Nor plainly set her wits to yours, forsooth, and made excuse. Wit means तर्क, forsooth means सच्चाई, excuse means बहाना. और बिना बहाने किए वो सच को स्वीकार कर लेती और बिल्कुल भी मुझसे बहस नहीं करती और जो कुछ भी मैं उसे कहता वो उसे मान लेती. And then would be some stooping. लेकिन ये तो उसके सामने झुकना होता. अगर मैं अपनी वाइफ को ये सारी बातें समझाता तो इसका मतलब था कि मैं सीधे सीधे उसके सामने झुक रहा हूँ और मैं झुकना नहीं चाहता था. एंड आई चूज नेवर टू स्टूप. और मैंने डिसीजन लिया, मैंने डिसाइड किया कि मैं उसके आगे नहीं झुकूंगा, एक औरत के आगे मैं नहीं झुकूंगा. ओ सर, शी स्माइल्ड, नो डाउट वेन एवर आई पास्ट हर. ओ सर, आगे मैसेंजर को फिर से बोल रहा है कि वो स्माइल करती थी, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है कि जब कभी भी मैं उसके सामने से गुजरता था तो वो जरूर स्माइल करती थी. बट हु पास्ट विदाउट मच द सेम स्माइल. लेकिन मेरे अलावा कोई दूसरा आदमी भी अगर उसके सामने से गुजरता था ना तो भी वो सेम स्माइल करती थी. मीन्स वो मेरे में और दूसरे किसी आदमी में कोई अंतर नहीं समझती थी, सबके सामने सेम स्माइल देती थी, सबको एक जैसा समझती थी. ये बातें ड्यूक को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी. दिस ग्रीव. इस तरह से ये सब चलता गया और ड्यूक का उसके प्रति गुस्सा भी बढ़ते चला गया. आई गेव कमांड. और ड्यूक ने क्या डिसाइड किया? अपने सिपाहियों को कमांड दे दिया, अपने सिपाहियों को आदेश दे दिया कि वो डचेस की हत्या कर दें. मीन्स ड्यूक ने अपनी वाइफ को मरवा दिया. देन ऑल स्माइल्स स्टॉप टुगेदर. और सारी की सारी स्माइल, सारी की सारी मुस्कुराहटें एक साथ खत्म हो गई. मीन्स उसने सारी की सारी मिजरी को खत्म कर दिया. और अब ड्यूक की वाइफ कभी भी किसी को देखकर मुस्कुरा नहीं पाएगी. देयर शी स्टैंड्स एज इफ अलाइव. ड्यूक कहता है कि देखो, अब मेरी वाइफ उस पेंटिंग में मेरे सामने खड़ी है. एज इफ अलाइव, ऐसा लग रहा है जैसे कि वो जीवित है, साक्षात मेरे सामने प्रकट हो गई है. विल इट प्लीज यू राइज. आगे ड्यूक कहता है उस मैसेंजर को कि क्या अब आप उठोगे भी कि यहीं बैठे रहोगे? चलिए अब उठिए यहाँ से. वी विल मीट द कंपनी बिलो. और चलकर नीचे बाकी लोगों से मिलते हैं. यहाँ पर ड्यूक मैसेंजर को इतनी बड़ी बात बताकर कि उसने अपनी पत्नी को मरवा दिया है, बड़े ही आराम से उसे चलने के लिए कहता है और नीचे बाकी के लोगों से मिलने के लिए कहता है. आगे उसे क्या कहता है? आई रिपीट द काउंट योर मास्टर्स नॉन म्यूनिफिसेंस. म्यूनिफिसेंस मीन्स काइंडनेस, उदारता. आगे ड्यूक रिपीट करता है कि काउंट जो आपके मालिक हैं, उस मैसेंजर को कहता है कि काउंट जो आपके मालिक है, जिन्होंने अपनी बेटी के शादी का प्रपोजल लेकर आपको भेजा है यहाँ पर, वो अपनी उदारता के लिए जाने जाते हैं. सभी जानते हैं कि वो बहुत ही काइंड है, बहुत ही उदार है. इज एम्पल वारंट दैट नो जस्ट प्रिटेंस ऑफ माइंड डाउरी विल बी डिसअलाउड. और इस बात की एम्पल वारंट मीन्स पर्याप्त गारंटी है कि मैंने जो प्रिटेंस की है, मैंने जो शर्त रखी है
दहेज की, मैंने जो डिमांड की है डाउरी मीन्स दहेज की, उसे वो डिसअलाउ नहीं करेंगे, उसे वो अस्वीकार नहीं करेंगे। मीन्स मैंने जो बड़ा सा दहेज मांगा है, उन्हें बहुत बड़ी मात्रा में मैंने उनसे दहेज मांगा है उनकी बेटी से शादी करने के लिए, उसे वो मना नहीं करेंगे, वो दहेज की रकम जरूर देंगे। दो हिज फेयर डॉटर सेल्फ, और कह रहा है कि अगर उनकी सुंदर सी बेटी की बात की जाए तो उनकी बेटी बहुत सुंदर है और वो मुझे बहुत पसंद है। एज आई अवॉर्ड दैट स्टार्टिंग इज माई ऑब्जेक्ट, और अवॉर्ड मीन्स एक्सेप्ट करना, वो स्वीकार करता है कि स्टार्टिंग से ही उसका उद्देश्य क्या है, उनकी सुंदर सी बेटी को पाना। दहेज तो ले रहा है लेकिन दहेज पाना उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं है, उसका मुख्य उद्देश्य दहेज प्राप्त करना नहीं है, बल्कि उसका मुख्य उद्देश्य है काउंट की बेटी से शादी करना, क्योंकि काउंट की बेटी उसे बहुत पसंद है। ने वी विल गो टुगेदर डाउन सर, अब आगे बोलता है कि नहीं नहीं सर, चलिए अब चलते हैं नीचे, बाकी लोगों के साथ चलते हैं, बाकी लोगों की कंपनी में चलते हैं, हम साथ साथ ही चलेंगे। नोटिस नेपच्यून दो टेमिंग अ सी हॉर्स, नेपच्यून सी गॉड है, समुद्र के देव। आगे वो ड्यूक उस मैसेंजर को कहता है कि गॉड नेपच्यून का एक स्टैचू है, वो उसे दिखाता है और कहता है कि इस मूर्ति को देखो, गॉड नेपच्यून की मूर्ति को देखो, जो कि एक सी हॉर्स पर, एक समुद्री घोड़े पर बैठे हुए हैं और उस समुद्री घोड़े को कंट्रोल कर रहे हैं। थॉट अ रेयरिटी, रेयरिटी मीन्स बहुत ही दुर्लभ, एकदम मास्टरपीस, एकदम यूनिक पीस ऑफ आर्ट, और बोलते हैं कि देखो ये एक कला का अद्भुत नमूना है, इस तरह का नमूना आपको दूसरा देखने को नहीं मिलेगा, ये पीस ऑफ आर्ट बिल्कुल यूनिक है और इस तरह की दूसरी स्टैचू आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। विच क्लॉस ऑफ इंस्ब्रक कास्ट इन ब्रॉन्ज फॉर मी, और इस स्टैचू को एक बहुत ही फेमस आर्टिस्ट क्लॉस ऑफ इंस्ब्रक ने ब्रॉन्ज मेटल में मेरे लिए तैयार किया है। यहाँ पर पोएम में दो आर्टिस्ट के नाम दिए गए हैं, एक तो फ्रा पेंडोल्फ और दूसरा क्लॉस ऑफ इंस्ब्रक। ये दोनों मिथिकल कैरेक्टर्स हैं, मिथिकल आर्टिस्ट हैं। ये जो लास्ट लाइन्स है जहां पर सी गॉड नेपच्यून जो है वो एक सी हॉर्स को कंट्रोल कर रहे हैं, ये जो लाइन है वो सिंबलाइज करती है ड्यूक फेरारा के डोमिनेटिंग और कंट्रोलिंग नेचर को। इसी तरह से ड्यूक भी अपनी मरी हुई वाइफ को कंट्रोल करना चाहता था और आगे भी अपनी फ्यूचर वाइफ्स को भी कंट्रोल करना चाहता था। ये लाइन्स ये बताती है कि ड्यूक अपने आप को सी गॉड नेपच्यून के जैसा समझता था और अपनी मरी हुई पत्नी और होने वाली पत्नी को सी हॉर्स के जैसा समझता था। ये एक तरह से चेतावनी भी हो सकती है कि ड्यूक की होने वाली पत्नी के लिए कि अगर वह ड्यूक के कंट्रोल में नहीं रहेगी और उसके अनुकूल काम नहीं करेगी तो उसकी भी वही दशा होगी जो ड्यूक की लास्ट डचेस की हुई थी। तो गॉड नेपच्यून की स्टैचू दिखाकर वो ड्यूक जो है उस मैसेंजर को वार्न करना चाहता था और अपनी डोमिनेटिंग पावर को दिखाना चाहता था कि उसकी औरतों के प्रति सोच किस तरह की है। इस तरह से इस पोएम में हम ड्यूक ऑफ फेरारा के डोमिनेंट और मैनिपुलेटिंग कैरेक्टर को देखते हैं कि किस तरह से वो औरतों को ट्रीट करता था। तो पोएम यहीं पे खत्म होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और अपने जो भी व्यूज हैं, जो भी डाउट्स हैं उन्हें कमेंट कीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।